नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी तबीयत को लेकर। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और तिहाड़ की में जो तिहाड़ जेल जो है उसका जो प्रशासन है उसमें कैसे खींचतान मची हुई है। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने रिपोर्ट का जिक्र किया है जो तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को भेजी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि अखबार में आपका बयान पढ़ा, वो बयान गलत है। आपका झूठा बयान पढ़ के बहुत दुख हुआ है। तिहाड़ प्रशासन का पहला बयान है कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा कभी नहीं उठाया। यह सरासर झूठ है। मैं पिछले 10 दिनों से लगातार इंसुलिन का मुद्दा उठा रहा हूं। दिन में कई बार उठा रहा हूं। जब भी कोई डॉक्टर मुझे देखने आया तो मैंने बताया कि मेरे शुगर लेवल बहुत हाई है। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाकर बताया कि दिन में 3 बार जो पीक है वो आ रही है और शुगर लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया कि फास्टिंग का शुगर लेवल जो है वो रोज 160 से 200 पर है। मैंने रोज इंसुलिन की मांग की है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि झूठा इसको आप बता रहे हैं तो आपने झूठा बयान दिया है। केजरीवाल ने कभी इंसुलिन नहीं मांगा, ये पूरा झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि तिहाड़ प्रशासन का दूसरा बयान भी गलत है, जिसके मुताबिक उन्होंने एम्स के डॉक्टर्स ने आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है। यह भी सरासर झूठ है। एम्स के डॉक्टर ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने शुगर लेवल का और मेरे स्वास्थ्य से जुड़ा पूरा डाटा मांगा है और कहा है कि डाटा को देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ही अपनी राय दे पाएंगे। मुझे बहुत दुख है कि आपने राजनीतिक दबाव में आकर झूठे और गलत बयान दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कानून और संविधान का पालन करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही है और तिहाड़ प्रशासन ने उसके बाद एक चिट्ठी लिखी है। कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी जरूर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री की तबीयत जानबूझ के खराब की जा रही है। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये बेल के लिए राह बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चिंता जाहिर कर रही है, कह रही है षड्यंत्र के तौर पर उनकी तबीयत को खराब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है। अब जो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है उससे कोई रिएक्शन क्या सबसे पहले तिहाड़ प्रेजेंट का आया है और अब आगे आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? अंकित, जो आपने बताया है उसमें एक और एडिशन कर दूं। कल असल में हुआ यह है कि कल तिहाड़ जेल की तरफ से एक बयान आया, शायद सूत्रों के हवाले से ये बयान था। उसमें तिहाड़ जेल की तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एम्स के डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन कराई गई है और उसमें 2 बात मुख्य रूप से बताई गई थी। ये कहा गया तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कि डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल को आश्वस्त किया है कि कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। और दूसरा ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं पर भी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया और डॉक्टरों ने कभी भी उनको रेकमेंड नहीं किया कि इंसुलिन लगाई जाए। तो इसी के ऊपर 2 मुख्य बिंदु जो हैं अरविंद केजरीवाल ने उठाए कि एक तो एम्स के डॉक्टरों ने कहीं ये नहीं कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने अभी डेटा लिया है और ये कहा है कि हिस्ट्री देखकर, डेटा और हिस्ट्री को एनालाइज करके वो बताएंगे कि आगे क्या किया जा सकता है या ये केस किस तरह का है। दूसरा, जो इंसुलिन की बात कर रहे हैं कि एक तिहाड़ जेल ये कह रहा है कि इंसुलिन की बात कभी करी नहीं है या मुद्दा उठाया ही नहीं है। तो 10 दिन से मैं रोज़ाना इंसुलिन मांग रहा हूं। मैंने ये भी दिखाया है कि मेरा जो शुगर लेवल है वो 250 से 320 के बीच में चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर इतना शुगर लेवल नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसी का मुद्दा जो है ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में उठाया है। अभी तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संभव है शाम तक तिहाड़ जेल इस पर
एक प्रतिक्रिया दे और मामला आगे भी चले। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंतजार उस आदेश का हो रहा है जो कोर्ट में है, क्योंकि ये सारा का सारा मामला जैसा कि आपने बताया ये कोर्ट से शुरू हुआ था, जहां पर ईडी ने शुरू में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उनको अपने रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए इजाजत दी जाए। सिर्फ इतनी सी बात थी। यहां से बात शुरू हुई कि अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं, आलू पूड़ी खा रहे हैं और अपना बेल का ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दावा ईडी ने कोर्ट में किया था। तो उसके बाद फिर इंसुलिन की बात आई और उसके बाद जो है बात करते करते यहां तक आ गए कि आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरी हुई है। तो अभी कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट अपना इस पर आदेश बताएगा कि उसके हिसाब से इस मामले पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बात अब आम और क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं उस पर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है साजिशन उनके ऊपर इस तरीके के उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुदा जरीवाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ रुख रखती हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवम दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम दुबे, ये जो अरविंद केजरीवाल ने अब चिट्ठी लिखी है वो तो कह रहे हैं देखिए सरासर झूठ बोल रहा है तिहाड़ का जो अधिकारी हैं, जो तिहाड़ प्रिजन के प्रशासन है वो झूठ बोल रहा है। तो क्या एक मुख्यमंत्री इस तरीके की चिट्ठी अगर लिखे तो उसको चिंता की बात ना माना जाए? देखिए, मेरा नाम सौरभ दुबे, तो करेक्शन कर देता हूं मैं पहले। और दूसरी बात क्या है, देखिए स्वयं अरविंद केजरीवाल क्या है ना, वो IRS अधिकारी रहे, इनकम टैक्स रेवेन्यू सर्विस से है। तो जो रेवेन्यू सर्विस से लोग आते हैं वो काफी शार्प माइंडेड लोग होते हैं, यूपीएससी में जो चुनकर के आते हैं। और मेरा मानना है कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए अगर शातिराना शब्द का प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा। आप मुझे 2-3 चीजें मैं जानना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी, अगर क्या इनको इंसुलिन लगती है तो क्या इंसुलिन जेल में आने के बाद ही इनको जरूरत पड़ती है, या किसी भी शुगर पेशेंट को इंसुलिन अगर लगाई जाती है तो वो डॉक्टर पहले से ही रिकमेंडेड करते हैं? मतलब आज इनको क्या 6 महीने पहले से, 2 महीना 4 महीना पहले से इंसुलिन की जरूरत पड़ रही थी? नहीं पड़ रही थी। और जेल में आने के बाद अगर ऐसी बात कही जा रही है तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में एक बात आती है। दूसरी बात देखिए, अगर शुगर का पेशेंट है कोई भी, तो खान पान जो है वो जेल के अंदर जो है वो नियंत्रित होता है। वो आप ये नहीं कह सकते कि अनियंत्रित जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको अनियंत्रित बनाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से अगर आप आम का सेवन करते हैं या फूड में मीठे का सेवन करते हैं, तो और आप शुगर बढ़ रही है आपकी, तो ये आपको स्वयं अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। और आप जानबूझ करके अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इंसुलिन को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जिस बड़े घोटाले को लेकर के तो अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर इंसुलिन को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं तो इंसुलिन अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है, दवाई की श्रेणी में आती है, तो देने में क्या हर्ज है? उस पर इतनी बहसबाजी किस बात की? सर देखिए, इंसुलिन जो है वो डॉक्टर जब भी रिकमेंड करेंगे तो आपको दी जाएगी, लेकिन इंसुलिन बिना डॉक्टर के बोले नहीं दी जा सकती। आप ये भी तो समझिए, कल को जेल प्रशासन ने इंसुलिन मुहैया करा दी। अरविंद केजरीवाल वो बात कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं, और ये लोग कह रहे हैं कि, और तिहाड़ प्रशासन ने चिट्ठी में लिख दिया कि एम्स के डॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि सब ठीक ठाक है। देखिए, ये चिट्ठी का खेल है, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गई हुई है रिपोर्ट पूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तय करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि आप तिहाड़ जेल की बात सुनेंगे या हॉस्पिटल एम्स की बात सुनेंगे। मुझे लगता है ये जो पूरी रिपोर्ट बना करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजी गई है, वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गवर्नर साहब इसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी थोड़ी है कि वो तय करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी, वो तो कोर्ट को तय करना है। खैर, हुदा जरीवाला, ये जो पूरा मामला है इसमें सीधा सीधा आप सुन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि देखिए सब बहाने बनाए जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जैसे बना रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि इतना ज्यादा आम खा रहे हैं, मीठे का सेवन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको बेल मिल पाए। सिंपैथी की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक 30 साल पुराने डायबिटिक पेशेंट है, उनको रोज इंसुलिन की जरूरत होती है, और उनका जो अभी करंट इंसुलिन लेवल है वो 250 से 300 के बीच है, जो कि एक डेंजरस लेवल में माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जान पे क्यों खेल के, एक महज बेल के लिए वो अपनी जान पे क्यों खेलेंगे? ये बीजेपी को समझना चाहिए कि ये इस तरह के जो फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं कि आलू पूरी ज्यादा उन्होंने खा ली या मैंगो ज्यादा खा लिए, इस तरह के ये जो इल्जाम है ये इतने बेबुनियाद है। ये साफ साफ जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे बीजेपी को फोकस करना चाहिए, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये इंसुलिन और इस तरह के फालतू के मुद्दे बीजेपी उठा रही है। अरविंद केजरीवाल जी अभी से नहीं, बहुत पुराने डायबिटिक पेशेंट है, और जेल अथॉरिटीज जो है वो भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, उनको भी कहीं ना कहीं आपकी दोनों बातों में कंफ्यूजन है।
सौरभ जी अरविंद उन्होंने केजरीवाल की सौरभ जी हेल्थ को उन्होंने लेके आपको नहीं बीजेपी टोका, इस तरह तो के- कृपया करके आप उन्हें भी ना टोकें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग यहाँ पर वो तू मैं नहीं, वाला ठीक है, ठीक है, राजनीति ठीक है। जो जी, जी। डिबेट है वो ना करें, एक एक करके अपनी अपनी बात रखें, दर्शकों को नहीं, आसानी नहीं, से समझ कंप्लीट में करें, आती है। कंप्लीट करें। जी अपनी बात खत्म कीजिए उधर। अरविंद केजरीवाल जी की जो इंसुलिन की डिमांड है वो कोई बेबुनियाद डिमांड नहीं है। उन्होंने अगर 15 मिनट अपने डॉक्टर से बात करने की बात कही है तो ये एक बहुत ही वैलिड सी रिक्वेस्ट थी। और उनकी जो अभी करंट इंसुलिन लेवल है वो इतनी डेंजरस लेवल पे जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज बीजेपी को भी परेशान करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जेल में उस तरह की ना केयर हो पाती है, ना उनको रिक्वायर्ड इंसुलिन लेवल्स उधर जी तो आज कोर्ट का फैसला इन सब चीजों पर आ जाएगा, तो उसका इंतजार करें या आम आदमी पार्टी पूरा मोर्चा लेकर सड़कों पर उतर जाएगी? इसको तो कानूनी तौर से भी आप टैकल कर सकते हैं ना। अगर सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एमएलए, मिनिस्टर हाथ में इंसुलिन की बोतलें लेकर सड़क पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन तो जाएगा कि देखिए थोड़ा तमाशा करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पहली बात तो ये जो ईडी की गिरफ्तारी है वो अपने आप में महज एक झूठी फेक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो उनकी गिरफ्तारी है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं। और उनकी भी डिमांड्स कोई बेबुनियाद नहीं है। इस तरह से सड़क पे उतरना उनका एक कानूनी, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो कहीं कोई गलत चीज नहीं हो रही है। बड़े पीसफुल तरीके से जो लोग हैं वो उतरे हुए हैं और सबकी डिमांड्स वैलिड है कि अरविंद केजरीवाल जी की हेल्थ पे इस वक्त ध्यान दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के तमाम कैडर को, लोगों को इस बात का जो शक सौरभ है, दुबे, वो आपको शक लगता है अपनी कि जगह पे आम गलत आदमी नहीं है, उनकी पार्टी जान को और खतरा है। जिस तरीके से एक पूरा माहौल बना है कि गलत हो रहा है उनके साथ, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिंपैथी, मतलब ये तो कोई भी जो देख रहा होगा वो सोचेगा ही कि देखिए बीमार आदमी है, उसको दवाई तक नहीं पहुंचने दे रही भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सोचेगा, बिल्कुल जो बात कह रहे हैं आप सोचेगा, लेकिन वो ये भी तो सोचेगा कि जो व्यक्ति 30 साल से शुगर पेशेंट है वो आम की डिमांड क्यों कर रहा है। मैं अगर आपको शुगर खुदा न खास्ता हो, मुझे शुगर हो खुदा न खास्ता, तो मैं तो शुगर से दूर रहूंगा। मैं ऐसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करूंगा जिससे मेरा शुगर लेवल इंक्रीज हो, शुगर लेवल बढ़े। तो जिस तरह से मैंने पहले ही बोला कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी हैं इनको ये ध्यान रखना चाहिए। आप दोनों बातें कह रही हैं, आप कह रही हैं शुगर पेशेंट भी है वो, फिर आप कह रही हैं आम खाने पे राजनीति हो रही है। भाई अगर वो शुगर पेशेंट है तो आम तो बिल्कुल उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुगर के लिए आम तो बहुत ही नुकसानदायक है शुगर पेशेंट के लिए, और वो आपका शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। अब देखिए, अगर जिस प्रकार से वैक्सीन इंसुलिन लेना है उनको, अगर इंसुलिन की बात है उसमें, तो मुझे लगता है तिहाड़ जेल प्रशासन एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अरविंद केजरीवाल जी जो जिनका सम्मान जो है वो तो एज अ मुख्यमंत्री है ही है ना भाई। ऐसा तो तिहाड़ प्रशासन नहीं करेगा कि अरविंद केजरीवाल जी को उनके कारण से कोई नुकसान हो जाए उनकी सेहत को, ताकि उनके ऊपर कोई गंभीर मामला बन जाए। उधर जी, अब जो पूरी राजनीति है ना वो क्या खा रहे हैं और क्यों क्यों खा रहे पर आ गई है, वो जनता को समझाने की बात है कि देखिए अगर आप सिंपैथी बटोरेंगे तो वो उसे साजिश करार देंगे कि खुद ही अपनी तबियत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप इस तरह की बात जो बीजेपी करती है उस पर कई दफा अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के अपनी सेहत को क्यों खराब करेगा। इतने अहम जो इलेक्शन का टाइम है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया गया है। उनकी सेहत इस वक्त ठीक होना आम आदमी पार्टी के लिए तो प्रायोरिटी है, खुद अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी, वो एक पढ़े लिखे इंसान है। वो जानबूझ के आपको लगता है कि अपनी शुगर लेवल बनाएंगे, ये बिल्कुल सरासर एक तो ये इल्जाम है। उन्होंने जो आम खा रहे हैं, उन्होंने महज जो उनके घर से खाना आ रहा था उसमें मुश्किल से 4 बार या 6 बार उन्होंने आम खाए, एंड दैट्स अबाउट इट। तो इसको एक तो राजनीतिक मुद्दा बनाना ही अपने आप में बीजेपी की मतलब समझ में नहीं आता है कि वो साबित क्या करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी के नहीं, बहुत पुराने डायबिटिक पेशेंट है। बीजेपी वालों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि उनको रोज इंसुलिन की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी जान को सही मायने में खतरा है। और अगर आम आदमी पार्टी ये बात कहती है तो लोगों को इस चीज से सिंपैथी की बात बटोरने की नहीं है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के प्रशासन में जबरदस्ती एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल कोई उनके ऊपर ना मनी ट्रेल साबित हुई है, ना कोई चार्ज उनके ऊपर साबित हुआ है, बावजूद उसके उनको बंद कर रखा है। अब उनकी सेहत का ना ध्यान दिया जा रहा है। तो ये मुद्दा इंसुलिन का, ये मुद्दा ये सब सिंपैथी बटोरने का है ही नहीं। और कितना क्या कोई खा रहा है, ये बेहद किसी की सेहत के ऊपर राजनीति दोनों तरफ से ही ये बेहद शर्मनाक है। देश की राजनीति कहां पर पहुंच रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना होगा। खाने पीने पर, दवाइयों पर भी अगर इस तरीके से एक एक करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति का स्तर है वो दिखाई पड़ता है। और
ये देश के लिए चिंता वाली बात जरूर है कि स्तरहीन राजनीति इस तरह की क्यों हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटोरोला टॉपिक ऑफ द डे आज क्या है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपना खाता समझ लीजिए खोल दिया है। सूरत लोकसभा सीट से मुकेश दलाल निर्वाचित उनका होना तय है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल भारती ने भी अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है। तो निर्विरोध लग रहा है कि जीतने वाले हैं। अब सूरत से हमारे सहयोगी मनीष पानवाला हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, ये निर्विरोध जीतने का क्या नया फॉर्मूला है और किस बात पर नामांकन रद्द हुआ है और क्या कोई कानूनी ऑप्शन है कांग्रेस के कैंडिडेट के पास? जी क्या जी बता दें, पहले तो कल कांग्रेस का जो कैंडिडेट था नीलेश कुंभानी, उसके जो सपोर्टर्स थे जिन्होंने उसके जो नामांकन में सिग्नेचर किए हुए थे वो लोग ने आके कलेक्टर ऑफिस में बताया कि हमने ये सिग्नेचर नहीं किए, बाकायदा एफिडेविट कर दी गई और उसके बाद से ये पूरा मामला शुरू हुआ। कल पूरा दिन भर ये एक प्रकार से प्रोसीजर चला और आखिरकार जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसका फॉर्म रद्द कर दिया गया। उसके बाद कुल मिला के 8 और कैंडिडेट थे जिसमें एक बसपा का भी शामिल था, जिनका आज अंतिम दिन था अपने नामांकन वापस लेने का। तो सुबह से लगातार एक के बाद एक अपक्ष और जो आखिर में बसपा का भी कैंडिडेट आके अपना नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद आज आखिरकार मुकेश दलाल को बाकायदा सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन दे दिया गया है और उसको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। हालांकि कल जो पूरा ड्रामा चला उस वक्त अहमदाबाद से भी काफी नेता सूरत पहुंचे थे कांग्रेस के। उन्होंने बताया था कि हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि वो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए हो। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक जुलूस के दौरान एक मस्जिद की तरफ तीर का एक निशाना लगाकर चलाने का वाला इशारा किया था। शिकायत के मुताबिक इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि हैदराबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद एफआईआर को दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 अप्रैल को माधवी लता रामनवमी के जुलूस के दौरान उन्होंने एक पूजा स्थल पर तीर निकालकर उसे चलाने का इशारा किया था। पुलिस के अनुसार अब इस माधवी लता के खिलाफ जो आईपीसी की धाराएं हैं 296A के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में रैली कर रहे थे।
चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली थी। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और उसकी संपत्ति पर है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी जांच वो कराएंगे। माता की, भारत माता की सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार पर हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी में रैली की और उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं, अब ब्रजभूमि की बारी है। ये पूरा क्षेत्र ब्रजभूमि का भाग है। गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा इस पूरे भूभाग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीट पर जनसभा को संबोधित किया। ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद, अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी, राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। छत्तीसगढ़ के दूसरे और तीसरे चरण की लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर आज कई जगह जाकर रैलियों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीट पर जनसभा को संबोधित किया। ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ कहा कि बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपनी पहचान दिलाई। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन अयोध्या में भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बिलासपुर में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर से स्वागत कर बीजेपी ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर बीजेपी पर भगवान राम पर राजनीति का आरोप लगाया। भाजपा के लोगों को तो राम की याद तब आती है जब उन्हें या तो वोट लेना रहता है या नोट लेना रहता है, और भावनाओं का व्यापार करने वाले
कम से कम कांग्रेसियों को शिक्षा ना दें। भाजपा के लोग अगर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का चरित्र अपना लें तो मुझे लगता है उनके लिए भी बेहतर होगा। माता कौशल्या के प्रदेश छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं की और उन्होंने भगवान राम के मंदिर के जिक्र के साथ ही हिंदुत्व पर विपक्ष को जमकर घेरा और इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अगले 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और भगवान राम के मुद्दे को गरमाने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में बीजेपी को कितना लाभ होता है। इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। इस घंटे की मोटोरोला टॉप स्टोरी जरा आपको बता देते हैं। हांगकांग और सिंगापुर ने एवरेस्ट सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द किया है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल की भर्ती को रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल ही रद्द कर दिया है। लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द की हैं और सभी लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपने वेतन लौटाने का आदेश भी दिया है। भर्ती में 6 से 15 लाख तक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। केस में कई टीएमसी नेताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश से ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। During the ongoing these matters, a supernumerary post has been created by the state of West Bengal, in view of which the illegal appointees, the state of West Bengal tried to accommodate them. This process is absolutely illegal. The division bench directed any person who is been found in this process, the CBI can take custodial interrogation of that person. आज जिस तरह से वो पूरे तौर से एक्सपोज हुई है कि वो करप्शन के स्लीपर सेल की सरगना के तौर पे जिन्होंने जितना करप्शन हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको अंजाम देने का काम ममता बनर्जी और उनके लोगों ने किया है। ममता बनर्जी की अगुवाई में जनता जो है तराई तराई कर रही है और पूरा वेस्ट बंगाल आज शर्मसार हो रहा है। ममता बनर्जी से अपील करूंगा कि आज इतने बड़े फैसले हाईकोर्ट के जो आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दें और जो वहां पर सीबीआई और ईडी की अभी जो तहकीकात चल रही है उस पर कहीं ना कहीं सहयोग करें। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, झटका है ममता बनर्जी सरकार के लिए। आक्रोश भी चुनाव से पहले काफी उत्पन्न होगा। इससे सिर्फ 24,000 शिक्षकों की बात नहीं है, उनके परिवारों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो सरकार इस पे अब क्या कह रही है? देखिए, यही बात पर ममता बनर्जी का बयान भी आया है कि ये सिर्फ जिनकी नौकरी गई है उनकी बात नहीं है। ये करीब 1.5 लाख परिवार, उनके हिसाब से, उनके बयान जो आया है उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख के परिवार के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज कहा है जो एक पब्लिक रैली में कि वो इस वर्डिक्ट को इलीगल मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे हुए हैं और वो ये भी मानते हैं कि इसके खिलाफ वो सरकार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इस वर्डिक्ट के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस वर्डिक्ट को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने कहा है कि देखिए, इसमें भ्रष्टाचार का मामला है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता जो पहले मंत्री थे और बहुत ही वरिष्ठ नेता पार्थो चट्टोपाध्याय इसी केस में जेल में है और कई सारे तृणमूल नेता इसी केस में जेल में है और सीबीआई और ईडी के जांच इस मामले में चल रहे हैं। और हाईकोर्ट जब इसको कह दिया है तो बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद में रहने की कोई हक नहीं है। लेकिन इसमें तृणमूल कह रहे हैं कि देखिए, ये बीजेपी का चाल है। नौकरी लोगों को वो दे नहीं सकते, वो सिर्फ नौकरी लोगों का ले सकते हैं और सरकार इसके खिलाफ लड़ेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ममता बनर्जी कहा है कि इस वर्डिक्ट को इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, स्टेट इसकी अपील करेंगे। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो अब पश्चिम बंगाल में इसका चुनावों पर क्या असर होगा ये देखना, इस वक्त इन चुनावों पर इसका असर क्या पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है नहीं मिलती, ये अब आने वाले समय में दिलचस्प बातें होंगी। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं मंदरी हमारे साथ। मणिपुर लोकसभा सीट के 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक इन बूथों पर वोटिंग जो है वो की जाएगी। 74% इस पर अब तक मतदान हुआ है। 19 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, मतदान के दौरान हिंसा के बाद यहां पर चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था। मणिपुर हिंसाग्रस्त राज्य रहा है और यहां पर चुनाव अहम है। पिछले जब 19 तारीख को जब चुनाव हो रहे थे तो कुछ तस्वीरें सामने आई थी बेहद चिंताजनक, जहां पर गांव वालों ने आरोप लगाए थे कि हथियारबंद लोगों ने बूथ कैप्चरिंग कर उनके वोट डाल दिए। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल को अपने नियमित डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श करने का ये मामला था। उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श करने की याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा है कि एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर इस पर अपना फैसला लेंगे। मेडिकल बोर्ड जो है इस पर अपना फैसला लेगा। सीधे मेरे सहयोगी शरद के पास चलते हैं। शरद, बीजेपी के लिए एक और हथियार बन जाएगा कि देखिए कोर्ट भी आपकी नहीं सुन रहा है। बिल्कुल, देखिए ये पहले से ही चर्चा की जा रही थी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो रिक्वेस्ट हैं वो मानी नहीं जाती हैं, अप्रूव नहीं की जाती हैं। लेकिन ये भी है कि इससे पहले कभी कोई मुख्यमंत्री इस तरह से जेल में गिरफ्तार करके नहीं रखा गया है। तो अरविंद केजरीवाल इसके लिए जोर दे रहे थे कि 15 मिनट के लिए उनको जो उनके रेगुलर डॉक्टर हैं, जो उनकी सेहत को अच्छे तरह सालों से जानते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श करने की, कंसल्ट करने की इजाजत दी जाए। तो ये जो याचिका थी, ये जो मांग थी अरविंद केजरीवाल की, ये तो कोर्ट ने रद्द कर दी है। लेकिन ये जरूर है कि लगातार इंसुलिन को लेकर बहुत सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। तो इसको लेकर कोर्ट ने जो रुख रखा है वो ये है कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है और अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं तो सीधे उनकी बात भी नहीं मानी जा सकती, लेकिन खारिज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है। तो इसीलिए एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखरेख में एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जो ये बताएगा कि इस पर क्या किया जाए। जो वो रेकमेंड करेगा वो कर दिया जाएगा। वो कहेगा इंसुलिन लगा दी जाए तो लगा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद।